Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. Arranging fixed and working capital. Both fixed and working capital are needed for a production cycle. People arrange this capital from their savings or by using the land or buildings they own. They can also take a loan from a bank or borrow from other financial sources. The prevailing interest rate has to be paid when returning money loaned by a bank or a money lender. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल जो है वो मतलब प्रोडक्शन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब उसमें जो लोग हैं जो वहाँ जो कैपिटल अरेंज करने में उनकी सेविंग्स, मतलब जो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो ओनर हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। वो हो सकता है या तो वो किसी अपने सेविंग्स से वो उस पैसे को दें, या फिर वो कोई अपना लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसमें उसको यूज़ करके दे सकते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकता है कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर कोई अदर फाइनेंशियल सोर्सेज से पैसे जो है वो बोरो कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर वो इंटरेस्ट के साथ में उस पैसे को रिटर्न करेंगे। Interest rates vary between the different sources of finance. Bank charge an annual interest rate of 11% to 18%. Loans taken from informal sources such as traders and money lenders attract a much higher interest rate that can vary from 30% to even 200% a year. ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, अगर आप बैंक से लेते हैं तो एक एनुअल चार्ज अलग होता है, कहीं और से ले रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होता है। नॉर्मली बैंक जो है वो साल में 11 से 18% के बीच पे इंटरेस्ट लेती है। वहीं पर अगर कोई दूसरे ट्रेडर्स से या फिर मनी लेंडर्स से हम पैसे ले रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जो कि 30% तक भी, 30 से 2200% तक भी हो सकता है एक साल में। People rely on various sources of finance for loans. They take production loans from formal sources like banks, cooperative banks, and bank linked self help groups. But most low income families depend on informal sources like money lenders and wholesale traders. Sometimes they also take loan from friends and relatives. It is necessary to ensure that these people can access formal sources of for loans. देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो लोग जिनको पैसे लेने हैं, ठीक है, वो अलग अलग सोर्सेस से अपने पैसे लेने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल प्रोडक्शन लोन जो है, या प्रोडक्शन लोन है, या फिर जो फॉर्मल सोर्सेस हैं जैसे कि आपका बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए, और जो बैंक लिंक्ड सेल्फ ग्रुप्स होते हैं वो आपको फॉर्मल सोर्सेस में आ जाते हैं। वहीं पर बाकी के जो मनी लेंडर्स, होलसेल ट्रेडर्स हैं, वो सब आपका आ जाएंगे इनफॉर्मल सोर्सेस में। जो लो इनकम फैमिलीज रहती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं पैसे लेने के लिए। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो लोन है वो अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से भी ले लेते हैं पैसे। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा नेसेसरी है कि एंश्योर किया जाए कि वो बैंक से जो फॉर्मल सोर्सेस है उनसे लोन ले सके। ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ें मतलब आसान, जो प्रोसेस है उनको आसान करना, ताकि वो प्रोसेस को आसान कर सकें, ताकि ऐसे लोग जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेस से लोन ले सकें। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। Production requires in-depth knowledge of the process, faith in the venture, and ability to use land, labor, and capital meaningfully. The owner of the fixed capital or the manager he employs provides this expertise. Owners also have to take the market risk, whether or not they will find buyers for their goods and services. In our society, goods and services are mostly produced for sale in the market. The risk is that demand for the product may change during the time it is produced and reaches the market. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें पूरा उस जो प्रोसेस, जो भी चीज़ बनाई जा रही है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से बनाना है आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको फेथ और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लैंड का, लेबर का और कैपिटल का अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो। ओनर को जो ओनर है उनको क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक
मतलब जो जो भी ओनर है यहाँ पर, उनका फिक्स्ड कैपिटल उनके पास में रहता है, तो वो क्या करते हैं, एक मैनेजर को एम्प्लॉय, या तो मतलब जो भी ओनर है वो एक मैनेजर को एम्प्लॉय कर देता है, या तो फिर खुद खुद से क्या करता है, एक्सपर्टीज देता है वहाँ पर। अगर कोई मैनेजर को वो एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको पूरे तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे नॉलेज, प्रोसेस, सब चीज़ उसको पता होनी चाहिए। ओनर जो है उनको मार्केट रिस्क लेना पड़ता है, चाहे वो मतलब मार्केट रिस्क इन द सेंस कि अगर जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो मार्केट में चलेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, साथ में जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उनको खरीदेंगे कि नहीं। हमारी सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो आपका मोस्टली जो है वो सेल, मतलब प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है। हमारे हमारे कंट्री में सेल के लिए ही, मार्केट में उसको बेचने के लिए ही क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो जिस टाइम पे प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जब नया है, तो उस टाइम पे रिस्क जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इट रिक्वायर्स करेज टू टेक मार्केट रिस्क। सच पीपल could be a small shop owner or a large factory owner or the owner of a company with different business interest. People buy their goods and services. The owners could make a profit or loss in the transaction. अब अगर कोई भी मार्केट रिस्क ले रहा है, उसके पास में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज होना चाहिए मार्केट रिस्क लेने के लिए। क्योंकि वो चाहे वो स्मॉल शॉप ओनर हो या फिर लार्ज फैक्ट्री ओनर हो, उसको अगर मार्केट में उसका प्रोडक्ट जो है वो नहीं चलता है, तो वहाँ पर उसकी जितने भी पैसे लगे वो क्या हो जाएंगे, पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले ओनर को क्या करना चाहिए, मीन्स अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूरा ट्रांजेक्शन उसको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट चल गया तो क्या हो सकता है, और मार्केट में अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो क्या हो सकता है। टुडे पीपल इन एनी एरिया of business have to face obstacles and problems to earn a profit. Before embarking on a production process, they have to arrange the required resources, land, labor, capital. Such people with the courage to take risk are called entrepreneurs. आज भी ऐसे लोग जो कि बिजनेस एरिया में हैं और इस ऑब्स्टेकल को, इस बाधा को और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हैं, ताकि वो फ्यूचर में जाके प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो इन ऐसे लोगों को ही, ठीक है, साथ में ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उनको एक मतलब ठीक तरीके से अरेंज करते हैं, और जो उनके पास में जो रिसोर्सेस है, लैंड, लेबर और कैपिटल, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, उनको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स कहा गया है। लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जिम कॉम एंड हीज व्हाट्सएप। जिम कॉम इज एन अमेरिकन हु ग्रू अप in poverty in small village of undivided Russia. The family could not even afford electricity. Combs' mother worked as a governess taking care of children. Combe worked as a janitor in a grocery and dreamed of starting his own venture someday. At the age of 18, he read a book on computer networking while working at the store and learned everything about the subject. He subsequently worked as a security tester to St. Joe's State University. A turning point in his life came when he met Brian Action, a computer engineer. Combe found work at Yahoo as an infrastructure engineer. देखिए यहाँ पर जॉन जैम कॉम के बारे में बात की जा रही है, जो कि अमेरिकन थे, जो कि अपने जब अनडिवाइडेड रशिया था वहाँ के स्मॉल विलेज में थे, स्मॉल विलेज में रहते थे और काफ़ी गरीबी से रहते थे। जो उनकी फैमिली थी वो इलेक्ट्रिसिटी तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी। कोम की जो मदर थी वो गवर्नेंस के रूप में बच्चों की देखभाल करती थी। कोम जो थे वो एक जेनेटर के रूप में, मीन साफ सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे एक ग्रोसरी शॉप में। और ड्रीम अपने मतलब सोचते थे कि वो अपना खुद का वेंचर जो है वो किसी दिन खोलेंगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में एक बुक पढ़ी, और वो साथ उसी टाइम पे स्टोर पे वर्क भी कर रहे थे। उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में लगभग हर एक चीज़ें सीख ली, और वो फिर उसके बाद में उन्होंने एक सिक्योरिटी टेस्टर के रूप में सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे थे। तो उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आया जब वो ब्रायन एक्टन से मिले, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। Combe found work at Yahoo as an infrastructure engineer. They gave him hope to chase his dream. In 2007, Combe resigned from Yahoo and bought an iPhone.
He spent hours trying to understand the dynamics of messaging. One day, an idea for an application sparked in his mind. He visualized a way to bring people from across the world together in a single platform to exchange news easily. Combe failed many times in coding and decoding before he achieved success in creating WhatsApp. Jim Coates had faith in Combs' idea and backed it by investing money. Soon, WhatsApp became the number one application in the mobile application market. उसके बाद में जब उन्होंने ब्रायन एक्टन से मिले जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, उसके बाद में उन्होंने याहू में उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में वहाँ पर वर्क मिल गया। फिर उन्होंने अपना जो ड्रीम था उसको देखना नहीं छोड़ा और फिर वो हमेशा अपने ड्रीम के बारे में सोचते थे। 2007 में कोम ने याहू रिजाइन कर दिया और फिर अपने लिए एक आईफोन खरीदा। उसके बाद में फिर वो घंटों उन्होंने मैसेजिंग के जो डायनामिक्स है, मैसेजिंग किस तरीके से भेजी जाती है, किस तरीके से आता है, उसको समझने में लगा दिया। एक दिन एक आइडिया उनके उनके दिमाग में आया एक एप्लीकेशन का, जिससे कि लोग आसानी से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आसानी से न्यूज़ जो है वो शेयर कर सके। कॉम जो थे वो बहुत बार फेल हुए कोडिंग और डिकोडिंग में, लेकिन फाइनली उन्होंने व्हाट्सएप जो है वो क्रिएट कर लिया। जॉम कोड्स को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेल था। कॉम के आइडिया पे बहुत ज़्यादा फेथ था, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया मतलब उन्होंने उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए और फिर धीरे से ही जो व्हाट्सएप था वो क्या हो गया, नंबर वन एप्लीकेशन हो गया मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में। सेटिंग अप अ राइस मील। A small trader called Rajendra had been trading in grain for many years. He wanted to expand his business. He decided to set up a rice mill. He owned land but had to arrange capital to begin production. He took a loan from a bank to organize the fixed capital of buildings, machines, furniture, etc. for the rice mill. एक स्मॉल ट्रेडर थे जिनका नाम था राजेंद्र। वो एक राइस मिल ओपन करना चाहते थे, ग्रेन के उसमें वो ट्रेड करते थे और वो चाहते अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक राइस मिल सेटअप करेंगे। उनके पास में लैंड था, लेकिन उनके पास में कैपिटल नहीं था प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया और एक फिक्स्ड कैपिटल लिया ताकि वो बिल्डिंग्स, मशीन्स और फर्नीचर का अरेंजमेंट जो है वो राइस मिल के लिए कर सकें। He used his own savings for working capital to purchase raw materials, pay wages, get electricity, etc. He also availed of government benefits such as subsidies and concessions provided to small scale industries. उन्होंने अपनी सेविंग्स यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के रूप में लगा दी ताकि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सके, वेजेस दे सकें और इलेक्ट्रिसिटी ले सकें। और साथ में उनको कुछ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के बारे में भी पता था, जैसे कि सब्सिडीज हो गए, कंसेशंस हो गए, ये जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट देती है उनके बारे में भी उनको पता था। अराउंड 20 to 30 workers were employed in the mill, including 2-3 women. Most of them were usually laborers who received a daily or weekly wage. He had a few permanent employees who were paid a monthly salary along with other employees benefits such as insurance. करीब 20 से 30 वर्कर्स जो थे उस मिल में उन्होंने एम्प्लॉय करवाए, जिसमें 2 से 3 जो थी वो औरतें थी। उसमें से ज़्यादातर जो लेबर्स थे वो डेली या फिर वीकली वेज लेबर्स थे और उनके पास में कुछ ही जो थे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे जिनको वो मंथली सैलरी दिया करते थे और साथ में अदर बेनिफिट्स भी वो दे देते थे जैसे कि इंश्योरेंस। The modern machines he installed enabled him to meal rice throughout the year. He mostly procured paddy from the government warehouse and after milling dispatched the rice back to the warehouse. He received payment for the rice almost every month. The government also permitted mill owners to procure paddy from the open market in times of drought to make good their losses. It was his support that from the government that gave Rajendra the courage to start his own rice mill. जो मॉडर्न मशीन्स थी जो कि उन्होंने राइस मिल में इंस्टॉल करके रखी थी वो पूरे साल में मतलब पूरे साल नहीं चलती थी, ठीक है। पूरे साल अनेबल्ड हिम, हाँ ठीक है, पूरे साल यहाँ पर क्या होता था, उन्होंने जो इंस्टॉल करके रखी थी वो पूरे साल लगभग नहीं चल पाती थी। मोस्टली जो पैडी होता था गवर्नमेंट, मतलब जो पैडी था उसमें जो गवर्नमेंट जो वेयर हाउस रखने के लिए देती वहाँ पर वो यूज़ होता था। मिलिंग के बाद में जो राइस बैग है वो वेयर हाउस से डिस्पैच कर दिया जाता था। फिर उसके बाद में फिर उनको पैसे मिल जाते थे राइस के, हर मंथ लगभग हर मंथ मिल जाते थे। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिल ओनर्स को
पैडी के प्रोक्योरमेंट के लिए भी रखा था, ताकि वो ओपन मार्केट में जब ड्रोट का टाइम हो, ठीक है, जब सूखा पड़े तो उसको बेच सके। मीन्स उनको वो जो मिल ओनर्स थे वो पैडी को क्या करके रख सकते थे, मतलब रख सकते थे, उनके स्टॉक पे रख सकते थे, एक्स्ट्रा स्टॉक में रख सकते थे, ताकि ड्रोट के टाइम पे वो ओपन मार्केट में उसको बेच सके और फिर उनके जो लॉसेस है वो कवर हो जाए। ऐसा सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला राजेंद्र को, काफ़ी ज़्यादा उसने करेज दिया ताकि कि वो अपना खुद का राइस मिल जो है वो स्टार्ट कर सके। A local tea stall. Ramesh runs a modest tea stall in a busy area of Raipur. He shared his experience of running the tea stall. ठीक है, रमेश जो है वो एक टी स्टॉल चलाता है रायपुर में। उसने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया है। किस देखिए वहाँ पर, Ramesh borrowed rupees 10,000 from his relative on interest to arrange the fixed capital for his tea stall, such as utensils, gas cylinder and wooden shelves. रमेश ने करीब 10,000 रुपये अपने रिलेटिव से बोरो किए इंटरेस्ट के साथ में, वो बाद में उनको दे दूंगा ये कह के, और फिर उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल्स थे टी स्टॉल के लिए वो अरेंज किए, जैसे कि आपका यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर, वुडन शेल्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर रमेश का मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर देखिए, लैंड रेंट 3,000 रुपये लगता है, रॉ मटेरियल्स मिल्क, ग्राम फ्लोर, ऑयल एक्सेट्रा 24,000 रुपये, सैलरी ऑफ हेल्पर 4,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपीज़, रिपेयर मेंटेनेंस और अदर एक्सपेंसेस 800 रुपीज़, सबको मिलाया जाएगा तो 33,000 रुपीज़ इनकम। ठीक है, अब इनकम कहाँ होती है, ठीक है, ये तो उनका क्या हो गया, ये उनका हर मंथ का खर्चा हो गया। अब इनकम क्या होता है, डेली सेल ऑफ टी एंड स्नैक्स। ठीक है, हर 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 दिन टी और स्नैक्स बेचकर उनको करीब 2,000 रुपये मिल जाते हैं। मंथली सेल फॉर 26 डेज इन अ मंथ, करीब 26 दिन जो है वो अपनी टी स्टॉल खोलता है, तो यहाँ पर 52,000 रुपीज़ जो है वो उनको मिल जाता है 26 दिन का। अब सरप्लस, ठीक है, अब यहाँ पर 52,000 में जो उनका टोटल एक्सपेंसेस उसको हटा देंगे तो 19,000 रुपीज़ बच जाता है। Since he is self-employed, his surplus is used to meet his family expenditure of rupees 16,000. He is thus able to save 3,000 rupees every month, which is his profit. He plans to expand his shop in future with his savings. वो क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका जो पैसा, उसके पास में जो उसका पैसा बच रहा है 19,000 रुपीज़, वो अपने घर में फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करता है, जो कि 16,000 रुपीज़ यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर उसके पास में एंड में यहाँ पर हर महीने क्या हो रहे हैं, 3,000 रुपये बच जा रहे हैं, जो कि उसका प्रॉफिट है। तो वो इस प्रॉफिट से अपने शॉप को एक्सपेंड करने की सोच रहा है अपने सेविंग्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके बारे में छोटी सी समरी दी हुई है और फिर यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपका इकोनॉमिक्स का जो भी चैप्टर थे वो यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।